मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो मेरा दिमाग भग से उड़ गया। उस कमरे में बेड बिछा हुआ था, एक मेज भी थी जिस पर शराब की 2 बोतलें और 3 गिलास रखे हुए थे, 2 कुर्सियां और एक सोफा भी था। विश्वनाथ ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। मैं समझ गया कि वो पहले भी यहाँ औरतों को लाता रहा है। मेरे लिए वो सनसनीखेज मंजर था जो मैं देख रहा था। सीता बेड पर पुश्त के बल पड़ी हुई थी, उसकी दोनों टांगें नीचे लटकी हुई थी, साड़ी का पल्लू भी उस पर से हटा हुआ था और विश्वनाथ इस तरह उसके ऊपर झुका हुआ था कि उसने सीता के दोनों बाजू अपने हाथों से दबा रखे थे और सीता का बोसा लेने की कोशिश कर रहा था। सीता हंसते हुए सर को इधर उधर हरकत देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं निहायत दबे पांव कमरे में दाखिल हो गया और आगे झुककर इंस्पेक्टर विश्वनाथ का कंधा थपथपाया। पहली मर्तबा शायद उसने तवज्जो नहीं दी। मैंने दोबारा जरा जोर से हाथ मारा। श्रीमान जी, हम भी यहाँ मौजूद हैं। विश्वनाथ उछल पड़ा। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर जमा दिया। वो कराता हुआ पलंग पर उलट गया। कौन हो तुम? उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया। मेरी सूरत देखकर उसे ये पूछने की जरूरत नहीं रही थी कि मैं कौन हूँ। मेरे सामने मेरी पत्नी पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हो इंस्पेक्टर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने कहा, तथा तुम यहाँ कैसे आए? विश्वनाथ हकलाया। तुम्हारी कार की डिग्गी में बैठकर। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तकलीफ तो मुझे बहुत हुई, मगर कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए कष्ट तो करना ही पड़ता है। बड़ा मकसद? क्या मतलब? विश्वनाथ ने मुझे घूरा। तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी थी, मगर तुम तो बड़े चगद निकले। मैंने कहा। इसी दौरान सीता बेड से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। तुम एक निहायत अहम केस पर काम कर रहे हो। तुम्हें तो अपने साय से भी मोहतात रहना चाहिए, लेकिन इस हसीन लोंडिया को देखकर तुम्हारी अकल घास चरने चली गई। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हें किसी सीता की तलाश थी और वो सीता क्लब में तुम्हारे साथ डांस कर रही थी और सीता इस तरह आसानी से तुम्हारे साथ आ गई तो तुम समझे कि वो फंस गई और तुम्हारी रात ऐश में गुजरेगी। क्या कहना चाहते हो? उसके हवास शायद अब भी काबू में नहीं थे। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। मैंने कहा, तुम जल्लाद मशहूर हो, लेकिन तुम सिर्फ उन लोगों पर जुल्म कर सकते हो जिन्हें पकड़कर तुम्हारे हाथों में दे दिया जाए। तुम्हारी अपनी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज नहीं जिससे तुम काम कर सको। तुमने एक औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी टांगें चीर डाली, लेकिन अब यह देखना है कि तुम्हारी बाहों में कितनी शक्ति है। विश्वनाथ के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से पतलून की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उछलकर उसके हाथ पर पैर की ठोकर मार दी। ठोकर से उसकी उंगलियां मुड़ गईं और वो जोर जोर से हाथ झटकने लगा। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर दूसरी ठोकर उसके घुटने पर लगाई। वो एक टांग पर नाच कर रह गया। अगली ठोकर उसकी दूसरी टांग पर लगी। वो अपनी जगह पर उछला और कुल्हों के बल जमीन पर गिरा। मैं विश्वनाथ को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने जमीन पर पड़े पड़े एक बार फिर हाथ पतलून की जेब की तरफ बढ़ाया। इस मर्तबा मेरे पैर की ठोकर उसकी कनपटी पर लगी और वो बुलबुला कर रह गया। दूसरी ठोकर मैंने उसके कंधे पर लगाई। वो एक बार फिर चीख उठा। तुमने अपने लिए खुद ही इस जगह का इंतखाब किया था। मैंने उसे एक और ठोकर मारते हुए कहा, इस वीराने में तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। यही बंगला तुम्हारी समाधि बनेगा। विश्वनाथ अपना सीधा हाथ झटक रहा था। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे और फिर अचानक ही उसने मेरी तरफ छलांग लगा दी। मैं फुर्ती से एक तरफ हटकर उसकी जद में आने से बच गया। वो अपनी ही जोंक में लड़खड़ाता हुआ मुझसे आगे निकला तो मैंने उसके कूल्हों पर लात रसीद कर दी। उसके सर दीवार से टकराया। मैंने लपक कर उसे शर्ट के कॉलर से पकड़ लिया और जरा सा नीचे खींचकर उसका सर पूरी कुव्वत से दीवार से टकरा दिया। वो चीख उठा। उसका सर फटा तो नहीं, लेकिन चोट अच्छी खासी लगी थी। वो एक बार फिर हाथ पतलून की जेब में बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ गया कि वो जेब से पिस्तौल निकालना चाहता था। मैंने उसका कॉलर छोड़कर उसकी कलाई को दोनों हाथों की गिरफ्त में ले लिया और उसे पूरी कुव्वत से मोड़ता चला गया। सीता अब तक एक तरफ खड़ी थी और फिर अचानक ही उसने आगे बढ़कर विश्वनाथ की टांगों के बीच में जोरदार ठोकर मार दी। विश्वनाथ बुलबुला उठा। बाजू मेरी गिरफ्त में होने के बावजूद वो झुकता चला गया। सीता ने उसकी ठोड़ी पर नीचे की तरफ से घुटने से जरब लगाई। वो एक बार फिर चीख उठा। तुम जीवन का मजा लूटने के लिए मुझे अपने साथ यहाँ लाए थे ना? मैं तुम्हें बताती हूँ जीवन का मजा क्या होता है। सीता कहते हुए कमर पर लिपटी हुई साड़ी खोलने लगी। साड़ी की नाल को काबू में रखने के लिए 2 बकल लगे हुए थे। उसने दोनों बकल खोलकर साड़ी उतार दी। अब उसके जिस्म पर ब्लाउज और पेटीकोट रह गया था। लो देखो और अच्छी तरह देख लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आने वाली आखिरी औरत हूँ। सीता तन कर विश्वनाथ के सामने खड़ी हो गई। तुम बहुत बहादुर हो ना, जल्लाद हो। लोग तुम्हारा नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि तुम में कितनी शक्ति है। तुम्हारी असल शक्ति तो उन सिपाहियों में है जो शिकार करके तुम्हारे सामने डाल देते हैं
और तुम दरिंदा बनकर उसे उधेड़ देते हो। लेकिन जो अपना शिकार खुद ना कर सके वो तो दरिंदा भी नहीं कहला सकता, मुर्दार खोर होता है वो, और तुम मुर्दार खोर हो। वो एक लम्हा को खामोश हुई और फिर उसे एक और ठोकर मारते हुए चीखी। चंद रोज पहले तुमने एक औरत पर बहादुरी के जौहर दिखाए थे, वो तुम्हारे सामने बेबस पड़ी थी, हाथ पैर नहीं हिला सकती थी और तुमने उसकी टांगे चीर दी थी। आज भी तुम्हारे सामने एक औरत खड़ी है, आओ आजमाओ अपनी शक्ति। और विश्वनाथ ने अचानक ही झटका देकर अपना बाजू मेरी गिरफ्त से छुड़ाया और सीता पर छलांग लगा दी। सीता गाफिल नहीं थी, वो बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गई और विश्वनाथ की गर्दन पर उसके बालों की चिटिया पकड़ ली। बाल इतने लंबे थे कि सीता ने उन्हें हाथ पर एक बल देकर गिरफ्त में ले लिया और जोर जोर से झटके देने लगी। विश्वनाथ चीख रहा था, वो दोनों हाथों से बाल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। सीता ने उसके एक घुटने के पीछे ठोकर मारी, वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। सीता उसके बालों को दोनों हाथों में पकड़े फर्श पर घसीटती रही, फिर उसे छोड़कर अचानक ही ऊपर उछली और पैरों के बल उसके पेट पर गिरी। विश्वनाथ के पास अब सिवाय चीखने के कोई काम नहीं रह गया था। सीता ने दौड़कर मेज पर से शराब की बोतल उठा ली और उसे गर्दन से पकड़कर विश्वनाथ की तरफ लपकी। विश्वनाथ उस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था। सीता ने बोतल उसके सर पर दे मारी। विश्वनाथ के मुंह से निकलने वाली ये चीख सबसे ज्यादा जोरदार और खौफनाक थी। उसका सर फट गया था और खून बह निकला था। जख्म पर शराब पड़ने से वो और भी नाच उठा था। टूटी हुई बोतल अब भी सीता के हाथ में थी। मैंने सीता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी नजर आ रही थी। विश्वनाथ के दोनों हाथ सर पर थे, उसका चेहरा खून से तर था, वो पुष्ट पर पड़ा तड़प रहा था। सीता के हाथ में टूटी हुई बोतल एक खतरनाक हथियार बन गई थी। उसके टूटे हुए कोने बल्ब की रोशनी में चमक रहे थे। उसने टूटी हुई बोतल को खंजर की तरह सर से ऊपर उठाकर उसके पेट पर वार किया। बोतल के कोने विश्वनाथ के पेट में पेवस्त हो गए। वो जमीन से तकरीबन 1 फुट ऊपर उछला और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। सीता ने बोतल बाहर खींची तो खून के फवारे उबल पड़े। वो उछलकर एक तरफ हट गई। मैं तुम्हें इस तरह मारूंगी जिस तरह तुमने दुर्गा को मारा था। वो बोतल एक तरफ फेंकते हुए गुराई, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, शमरोज इसकी टांग पकड़ो सख्ती से, छोड़ना नहीं। विश्वनाथ तड़प रहा था। मैंने टखने के करीब से उसकी एक टांग गिरफ्त में ली। सीता दूसरी टांग को पकड़कर खींचने लगी। विश्वनाथ की चीखें बड़ी खौफनाक थीं, लेकिन सीता पर भी दरिंदगी सवार थी। वो विश्वनाथ की टांग को खींचती चली गई और फिर यके बाद दीगरे कड़क कड़क की 2-3 आवाजें उभरी। सीता ने एक झटके से उसकी टांग छोड़ दी और बोतल उठाकर उसकी टांगों के बीच में जोरदार वार किया और फिर बोतल छोड़कर खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो पसीने में तर हो रही थी। मैंने विश्वनाथ की तरफ देखा, वो अब भी बुरी तरह तड़प रहा था और फिर रफ्ता रफ्ता वो साकत होता चला गया। वो बेहोश हो गया था या मर गया था, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अगर उसमें कुछ सांस बाकी भी थे तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। सीता की हालत भी बतदरीज मामूल पर आती चली गई। वो दीवार से टेक लगाए खड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने जमीन पर पड़ी हुई साड़ी उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अब ये पहन लो और यहाँ से चलने का विचार करो, मैंने कहा। ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं होगा। सीता ने मेरी तरफ देखा, उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने साड़ी को लेकर पहले उसे झाड़ा, फिर उसके बकल अलग किए और उसे कमर पर लपेट कर नाल लगाने लगी। उसने साड़ी पहनने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए। इस धींगा मुश्ती में उसके बाल बिखर गए थे और चेहरे का मेकअप भी खराब हो गया था। उसने दीवार के साथ टंगे हुए आईने के सामने खड़े होकर हाथों से बालों को दुरुस्त किया और बेड पर से अपना पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मुड़कर एक लम्हा को विश्वनाथ की लाश की तरफ देखा और बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा इस्तकबाल किया और बरामदे से उतरकर कार के करीब आ गए। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर देखा, चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैंने अंदर बैठकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया। सीता पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट करके कार को रिवर्स गियर में डालकर गेट से बाहर निकलते ही उसे बाईं तरफ मोड़ दिया और रफ्तार बढ़ा दी। इस तरफ आते हुए मैं डिग्गी में बंद था। मैंने कहा, मुझे कुछ अंदाजा नहीं कि हम किस तरफ से आए थे, तुम रास्ता बताती रहना, अभी तुम सीधे चलते रहो। सीता ने इशारा किया। मैंने रफ्तार कुछ और बढ़ा दी। सीता खामोश बैठी सामने देखती रही। वो उस वक्त बोलती जब उसे रास्ता बताना होता। मैंने भी उसे मुखातिब करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। हम 3-4 दिन तक मकान से बाहर नहीं निकले। राज्य और अखबारात के जरिए हमें सूरत हाल का पता चलता रहा।
इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल ने एक बार फिर शहर में हलचल मचा दी थी। उसकी कार हमने एक वीरान सड़क पर छोड़ दी थी और विश्वनाथ की लाश भी अगले रोज सुबह ही दरियाफ्त हुई थी। टूटी हुई बोतल और कार के स्टीयरिंग से उंगलियों के निशानात मिले थे। सीता के निशानात शिनाख्त कर लिए गए थे, जबकि कार के स्टीयरिंग से मिलने वाले मेरी उंगलियों के निशानात के बारे में ये शुबा जाहिर किया गया था कि ये कश्मीरी मुजाहिद शमरोज की उंगलियों के निशान हो सकते हैं। और अखबारात ने एक बार फिर इस खतरे की निशानदही की थी कि उन दोनों की जैसलमेर में मौजूदगी ये साबित करती है कि वो अपने किसी और मंसूबे पर अमल करना चाहते हैं। जैसलमेर बहुत बड़ी छावनी थी, यहाँ बहुत सी अहम तंसीबात भी थी। इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल के बाद तमाम तंसीबात पर कड़ा पहरा लगा दिया गया था। पुलिस एक बार फिर चौकस हो गई थी और शहर में चेकिंग शुरू कर दी गई थी। कई मुश्तबा लोगों को पकड़कर हवालात में भी बंद कर दिया गया था। इंस्पेक्टर विश्वनाथ के कत्ल के हवाले से ये खबरें अखबारात में शाया हुई थी कि पिछली रात उसे महाराजा क्लब में एक हसीन लड़की के साथ रक्स करते हुए और बाद में उसके साथ क्लब से जाते हुए देखा गया था। मुख्तलिफ लोगों ने उसका जो हुलिया बताया था उसमें बड़ा तजाद था। हर शख्स ने मुख्तलिफ हुलिया बताया था। हम बहरहाल मोहतात हो गए थे। मैं और सीता तो 3-4 रोज तक बाहर ही नहीं निकले थे और फिर हमने घर से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन हम अकेले नहीं निकले। कल्पना, शोभा और राजीव हमारे साथ थे। जब हम घर से निकले तो 5 बज रहे थे, इसलिए हमने किसी होटल का रुख करने की बजाय ग्रेसर सागर और सम जाने का प्रोग्राम बनाया। ये दोनों पिकनिक पॉइंट्स थे। ग्रेसर सागर दरअसल एक बहुत बड़ी मसनूई झील थी जो जैसलमेर शहर के बानी राजा जैसल ने बनवाई थी। पूरे शहर की पानी की जरूरत इसी झील से पूरी की जाती थी। 1965 में जब शहर में पानी की सप्लाई का बाकायदा निजाम कायम हुआ तो ये तारीखी झील महज तफरीह गाह बनकर रह गई। इस झील के वस्त में एक खूबसूरत बारादरी भी थी। झील में पानी ज्यादा हो तो उस बारादरी तक कश्तियां भी चलती हैं। झील ग्रेसर के किनारे से जरा पहले पीले पत्थरों का एक खूबसूरत मनकश दरवाजा है जिसे तैलून का दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे के बारे में एक दिलचस्प कहानी सुनने में आई है। तैलून एक खूबसूरत रकासा थी जो सिंध से जैसलमेर आई थी। बहुत जल्द उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में फैल गए। बड़े बड़े राज्य महाराजे उसकी चौखट पर सर न्याज़े खम करने लगे। राजस्थानी जुबान में तैलून के हुस्न पर बहुत शायरी की गई। तैलून के पास दौलत की कमी नहीं थी, उसे समाजी कामों का भी शौक था। उसने 1919 में झील के करीब पीले पत्थरों का एक खूबसूरत दरवाजा तामीर करवा दिया। झील की तरफ जाने वाले लोग उस दरवाजे से गुजरते थे। जैसलमेर में अगर तैलून के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे तो उसके हादिसों की भी कमी नहीं थी। कुछ लोगों ने राजा लबाहन सिंह के कान भर दिए कि मासूम लोग एक तवाइफ के बनाए हुए दरवाजे से गुजरेंगे तो बड़ा पाप होगा। महाराजा ने दरवाजा मस्मार करने का हुक्म दे दिया। तैलून को महाराजा के इस हुक्म का इल्म हुआ तो उसने चंद पंडितों को अपने साथ मिलाकर उस दरवाजे के ऊपर विष्णु भगवान का मंदिर तामीर करवा दिया और इसमें मूर्तियां रखवा दी। महाराजा उस दरवाजे को मस्मार नहीं करा सका। ये खूबसूरत दरवाजा आज भी ज्यों का त्यों मौजूद है। झील के किनारे कुछ वक्त गुजार कर हम किराए की गाड़ी में सम की तरफ रवाना हो गए। सम जैसलमेर से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत जगह है जहाँ कोई झील या तारीखी इमारत नहीं। ऊंचे नीचे टीले हैं और उनके परे उफक तक सुनहरी रेत का सहरा है। यहाँ लोग सिर्फ गुरूब आफ्ताब का मंजर देखने के लिए आते हैं। उस वक्त हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। उनमें गैर मुल्की सयाह भी थे जो योगा के स्टाइल में टीलों पर आलती पालती मारे बैठे हुए थे। एक बाकायदा मेले का समा था। लोग ऊँटों की सवारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। खाने पीने की चीजों के लातदाद स्टॉल्स भी मौजूद थे। उफक पर आहिस्ता आहिस्ता डलता हुआ सूरज सुर्ख गोले की तरह जैसे फजा में मौलिक होकर रह गया था और यूं लग रहा था जैसे ताहद्दे निगाह फैला हुआ सहरा लहू की लहरें लिए हुए समंदर में तब्दील हो गया हो। गुरूब आफ्ताब के बाद थोड़ी देर तक ये सुर्खी बरकरार रही और फिर सुरमई धुंधलिका फैलने लगा। लोगों की वापसी शुरू हो गई थी। हम भी टीले से उतरकर उस तरफ चलने लगे जहां हमारी किराए की कार खड़ी थी। अभी हमने चंद गज का फासला तय किया था कि एक कार हमारे करीब आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक आदमी उतरकर हमारे सामने खड़ा हो गया। वो चंद लम्हे बारी बारी हमें देखता रहा, फिर सीता के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरा नाम बाबू राव है, सीता देवी, इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव। ये नाम सुनकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने मुतवहश नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर सीता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर भी हवाइयां सी उड़ रही थी। इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबू राव। उस शख्स ने अपना नाम दोहराया। मैंने सीता के चेहरे से नजरें हटाकर इधर उधर देखा। हमारे आसपास हजारों लोग थे। इस हुजूम में अगर सिर्फ एक फायर की आवाज गूंज उठे
तो इस तरह भगदड़ मच जाएगी कि किसी को दूसरों का तो क्या अपना भी होश नहीं रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कोई लाश गिरी है और लाश गिराने वाला कौन था। खोपड़ी में बेजा रखने वाले लोग ऐसे ही मौकों से फायदा उठाते हैं। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने धोती के बल में छुपाया गया पिस्तौल निकालने के लिए कुर्ते के नीचे हाथ डालना चाहा तो वो शख्स बोला, नहीं मिस्टर शमरोज। उसका लहजा माकूल था। ना तो मैंने सख्ती महसूस की थी और ना ही ऐसी नरमी के किसी खुशफहमी में मुब्तला हुआ जा सकता। कोई गलत हरकत तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसके बरक्स अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। दोस्ती? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गया था। उसने मुझे पहचान लिया था और अपने आप को एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की हैसियत से मुतारिफ कराया था। इसके बावजूद वो हमसे दोस्ती की बात कर रहा था। उसे तो चाहिए था कि वो हम पर गन तान लेता और चीख चीख कर लोगों को बताता कि हम वो दहशतगर्द हैं जिनके हाथों अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन वो हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। दोस्ती? मैंने एक बार फिर कहा। अगर तुम वाकई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो तो हमारे लिए तुम्हारे मुंह से दोस्ती का लफ्ज कुछ अजीब सा लगता है। अगर तुम बिल्ली चूहे के खेल से दिल बहलाना चाहते हो तो तुम्हें ये खेल महंगा पड़ेगा। बेहतर है कि जो कुछ भी करना चाहते हो बराह रास्त कर डालो। अगर मुझे कुछ करना होता तो उसी रोज कर डालता। जब मैंने तुम दोनों को महाराजा क्लब में इंस्पेक्टर विश्वनाथ के साथ देखा था, उसने जवाब दिया। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ शुबा था। सीता देवी की आंखों की रंगत ने मुझे शशोपंज में मुब्तला कर दिया था। लेकिन अगली सुबह इंस्पेक्टर विश्वनाथ की लाश मिली तो मुझे यकीन हो गया कि रात को उसके साथ महाराजा क्लब में रक्स करने वाली सीता देवी ही थी। और यह नतीजा अखज करना भी मुश्किल नहीं था कि उसके साथ दूसरा आदमी शमरोज के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, उसके बाद तुम लोग गायब हो गए। मैं तुम लोगों की तलाश में सरगर्दा रहा और आज सपहर इत्तफाक से मैं धोबी पाड़े से गुजर रहा था कि तुम लोग नजर आ गए। मैं तुम लोगों को वहीं रोक सकता था लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा और पीछा शुरू कर दिया। ग्रेसर सागर पर भी तुम्हारे करीब नहीं आया। मुलाकात के लिए ये बेहतरीन जगह थी, इसलिए मैंने इस मौका से फायदा उठाया या ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चंद लम्हे गहरे गहरे सांस लेता रहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बातें अब तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। तुम इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और हम हिंदुस्तान की पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी और हर इदारे को सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्द। लेकिन दोस्ती की बातें, इसे मेरी गर्ज समझ लो। उसने मेरी बात काट दी। हिंद सरकार हमें चंद हजार रुपए महीना पगार देती है और हम अपनी जाने हथेली पर लिए फिरते हैं। कई बेवकूफ मारे भी जाते हैं। वो किसी मौका से फायदा उठाने की बजाय अपनी जान देने को तरजीह देते हैं। लेकिन मैं इसे क्रांति यानी कुर्बानी या आत्महत्या समझता हूँ और मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ कि जीवन में आने वाले किसी सुनहरी मौका को जाया कर दूं। किस्मत जिंदगी में सिर्फ एक बार मेहरबान होती है, वो बार बार ऐसे मौके नहीं देती। तो गोया ये तुम्हारे लिए एक सुनहरी मौका है जिससे तुम फायदा उठाना चाहते हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हाँ। वो इधर उधर देखने लगा, फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें किसी जगह पर बैठकर इत्मीनान से बात करनी चाहिए। आओ वहाँ बैठते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी आंखों में उलझन तैर रही थी। हम बाबूराव के साथ एक टीले की तरफ चल दिए जिसके दामन में थोड़े थोड़े फासले पर बीलपुरी, फ्रूट, चने, हलीम और इसी किस्म की चीजों के ठेले खड़े थे। बाज ठेले वालों ने पेट्रोमैक्स जला लिए थे और बाज ठेलों पर ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी जिन्हें जलाने के लिए जनरेटर मौजूद थे। ये ठेले मुस्तकिल तौर पर यहीं रहते थे और इनके मालिकों ने अपने लिए बोरिया बिस्तर का बंदोबस्त भी कर रखा था। मैंने इधर उधर देखा। बहुत से लोग गुरूब आफ्ताब के दिल फरेब नजारे के बाद वापस जा रहे थे और बहुत से लोग उन ठीलों के आसपास बेंचों पर बैठे नाव नोश से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबूराव मीठा बनकर हमारे गिर्द कोई जाल तो नहीं बुन रहा? ऐसा तो नहीं कि उसके कुछ और साथी भी आसपास मौजूद हों और बाबूराव इस बात का मुंतजिर हो कि तफरीक के लिए आए हुए लोग वापस चले जाएं और ये लोग हमें घेर लें। लकुदक सहरा में वो हमें आसानी से गोलियों का निशाना बना सकते थे। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई तो कम से कम बाबूराव तो जिंदा नहीं बच सकेगा। हम बीलपुरी वाले एक ठेले के करीब आ गए। एक बेंच पर एक जवान औरत और एक आदमी बैठा हुआ था। उनके साथ 6-7 वर्ष की उम्र का बच्चा भी था। राजेव, शोभा और कल्पना हमारे साथ साथ थीं। उनके चेहरों पर हल्का सा खौफ नुमाया था। बाबूराव बेंच उठाकर ठेले से कुछ दूर ले गया। उसने राजेव वगैरह को ठेले के करीब ही बैठने को कहा और मुझे और सीता को उन बेंचों पर अलग ले गया। उसने सब के लिए बीलपुरी का ऑर्डर भी दे दिया था। बेंच पर बैठने से पहले मैंने इधर उधर देखा। वसी और रिज इलाके में जगह जगह खड़े हुए ठीलों पर पेट्रोमैक्स जल रहे थे। जंगल में मंगल का समा था। ठीले वाला हमारे हाथों में जीलपुरी की प्लेटें थमा कर चला गया।
मैं और सीता एक बेंच पर बैठे थे और बाबूराव हमारे सामने दूसरे बेंच पर। उसका चेहरा रोशनी की तरफ था। क्या मैं इसे बिल्ली चूहे का खेल समझूं या नहीं मिस्टर शमरोज? उसने मेरी बात काट दी। मैंने कहा था ना कि किस्मत की देवी जिंदगी में सिर्फ एक बार मेहरबान होती है। मुझे भी एक बार मौका मिल रहा है और मैं इसे फायदा उठाना चाहता हूँ। फायदा तो तुम्हें इस तरह भी पहुँच सकता है कि हमें पकड़कर कानून के हवाले कर दो। मैंने कहा, इससे क्या होगा? वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मेरे ओहदे में तरक्की हो जाएगी और तनख्वाह में चंद 100 का इजाफा हो जाएगा और इसके साथ बहादुरी का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट मुझे जिंदगी की वो आसाइशें मुहैया नहीं कर सकता जिनकी एक इंसान तमन्ना कर सकता है। लेकिन तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर हो, तुम्हारे फराज ये कितना रहने दो मिस्टर शमरोज। उसने मेरी बात काट दी। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो फर्ज की अदायगी के लिए अपनी हत्या कर लेते हैं। बाबूराव का ये जवाब मेरे लिए अनोखा नहीं था। इससे पहले मैं लोदरवा कैंप के सिक्योरिटी इंचार्ज जगलनाथ से भी ऐसी बातें सुन चुका था। वो सीता के हुस्न शबाब पर मर मिटा था और महज एक रात उसके साथ गुजारने के लिए हमारे हाथों कैंप की तबाही भूल जाने को तैयार था। उससे पहले भी ऐसे बहुत से लोग मेरी नजरों में आ चुके थे। हनुमानगढ़ में रा के उस एजेंट को तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा जिसने गेस्ट हाउस में चोरी छिपे सीता से मुलाकात की थी और अगले रोज सुबह गेस्ट हाउस के अकब में एक हट में उसकी लाश मिली थी। वो भी सीता के साथ एक रात गुजारने का ख्वाहिशमंद था। और अब इंटेलिजेंस ऑफिसर बाबूराव ये भी किसी मौका से फायदा उठाना चाहता था जिसके लिए वो हमें नजरअंदाज करने को तैयार था, बल्कि हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। इसका मतलब था कि बाजी ऊंची थी और मैं सोच रहा था कि जो लोग कौमी मफादात पर जाती मफादात को तरजीह देते हैं उनका किरदार क्या होगा। उस रात महाराजा क्लब में हमें देखकर तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता हूँ? सीता ने बाबूराव की तरफ देखते हुए पूछा। बातों के साथ साथ हम बिलपुरी भी खाते जा रहे थे। मैं इंटेलिजेंस में हूँ और तुम भी इंटेलिजेंस में रह चुकी हो, बाबूराव ने जवाब दिया। तुम्हारी फाइल में तुम्हारी तस्वीर भी मौजूद है जिसकी कॉपियां बनाकर एजेंसी के फील्ड ऑफिसरों में तकसीम की गई हैं। मेरे पास भी तुम्हारी एक तस्वीर मौजूद है। उस रात मैंने तुम्हें देखा तो चौंक गया था। तुम्हारा हुलिया अगरचे बदला हुआ था, आंखों की रंगत मुख्तलिफ थी, लेकिन मुझे शुबा हो गया था। और अगले रोज जब इंस्पेक्टर विश्वनाथ की लाश मिली तो मुझे यकीन हो गया कि वो तुम ही थी और तुम्हारे साथ शमरोज था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।